प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत सारांश समरी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अध्याय के अंत में प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम लोग आपने क्या सीखा के अंतर्गत इस पाठ के मुख्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। द्रव्य यानी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रव में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है; तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। तापमान का मात्रक केल्विन है और इसका प्रतीक K है। लंबाई का मात्रक मीटर है और इसका प्रतीक स्मॉल m है। सनहत्ती का मात्रक किलोग्राम है और इसका प्रतीक स्मॉल kg है। भार का मात्रक न्यूटन है और इसका प्रतीक कैपिटल N है। आयतन का मात्रक घन मीटर है और इसका प्रतीक स्मॉल m⁻³ है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है और इसका प्रतीक स्मॉल kg m⁻³ है। दाब का मात्रक पास्कल है और इसका प्रतीक कैपिटल P और स्मॉल a है। अब हम लोग दिए गए प्रश्न की उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। A 293 केल्विन और B 470 केल्विन। तो उत्तर A। केल्विन में तापमान बराबर होता है सेल्सियस में तापमान जोड़ 273। इज इम्प्लाइज दैट
सेल्सियस में तापमान बराबर क्या हो जाएगा, केल्विन में तापमान घटाओ 273 इज इम्प्लाइज दैट सेल्सियस में तापमान बराबर 293 घटाओ 273, इसलिए सेल्सियस में तापमान बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। उत्तर बी, इसी प्रकार सेल्सियस में तापमान बराबर हो जाएगा 470 केल्विन घटाओ 273 बराबर 197 डिग्री सी। प्रश्न 2, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। ए 25 डिग्री सेल्सियस और बी 373 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस तापमान में हम लोग 273 जोड़ते हैं। तो उत्तर ए, टेम्परेचर ऑफ केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273। Therefore, temperature of Kelvin is equal to 25 plus 273 is equal to 298 Kelvin. उत्तर बी, temperature of Kelvin is equal to temperature of Celsius plus 273. Therefore, temperature of Kelvin is equal to 373 plus 273 is equal to 646 केल्विन। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। ए, नेफ्थिलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। बी, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो उत्तर ए, नेफ्थिलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। उत्तर बी, इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प वेपर्स में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ए, जल, बी, चीनी और सी, ऑक्सीजन। उत्तर, ऑक्सीजन, उसके बाद होगा जल और इसके बाद होगा चीनी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और इनके कणों के बीच आकर्षण शक्ति बहुत ही कम होता है। इससे अधिक जल के कणों में आकर्षण शक्ति होता है और जल से अधिक चीनी के कणों में आकर्षण शक्ति होता है। अर्थात गैस से अधिक द्रव में और द्रव से अधिक ठोस में के कणों में आकर्षण शक्ति अधिक होता है। तो इसका कारण पढ़ते हैं। ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस चीनी में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस। उत्तर ए, 25 डिग्री सी पर जल द्रव अवस्था में होता है। बी 0 डिग्री सी पर जल ठोस अर्थात बर्फ अवस्था तथा द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट तथा बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट दोनों 0 डिग्री सी है। सी 100 डिग्री सी पर द्रवीय अवस्था अर्थात उबलना या गैसीय अवस्था अर्थात वाष्पन दोनों संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सी जल का क्वथनांक है तथा 100 डिग्री सी पर जल वाष्प में भी परिवर्तित होता है।
अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं। पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। उत्तर ए, जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सी तथा क्वथनांक 100 डिग्री सी है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। उत्तर बी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है, बढ़ता नहीं है। प्रश्न संख्या 7। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? उत्तर, 273 केल्विन या 0 डिग्री सी पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है। परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 गुने 10⁵ जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम। बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34 गुना 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। प्रश्न संख्या 8। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? उत्तर, भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 डिग्री केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित चित्र के लिए ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। जैसा कि यहाँ चित्र में दिया गया है, ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। जब हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो ऊष्मा में वृद्धि होती है और दाब कमी होती है, और जब हम दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि होती है। तो यहाँ दिया हुआ है ठोस। तो ठोस से द्रव बनने के लिए है ना, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ए। तो ए में लिखाएगा संगलन, फ्यूजन। बी जो है सो द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात गैस द्रव को गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। इसी प्रकार से सी है, गैस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो जब गैस से द्रव में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को कहते हैं संघनन। और डी, जब द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो इस परिवर्तन की क्रिया को कहते हैं जमना। ई, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो रहा है तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और एफ, जो गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो यह क्रिया भी ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण है। इसे निक्षेपण भी कहा जाता है। समूह हेतु क्रियाकलाप। ठोसों, द्रवों और गैसों में कणों की गतिशीलता दर्शाने के लिए एक प्रतिदर्श का निर्माण करें। इसका निर्माण करने हेतु आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक पारदर्शी जार, एक बड़ा रबर का गुब्बारा अथवा खींची गई रबर की एक शीट,
एक तार, कुछ कुक्कुट को डाले जाने वाले दाने अथवा काले चने अथवा शुष्क हरे दाने। प्रतिदर्श का निर्माण कैसे किया जाएगा? दानों को जार में डालें, तार को रबर शीट के मध्य में पिरो दें और इसे सुरक्षा की दृष्टि से टेप के माध्यम से कसकर बांधें। अब रबर शीट को खींचें और इसे जार के मुख पर बांध दें। आपका प्रतिदर्श तैयार है। अब आप उंगली के माध्यम से तार को ऊपर नीचे धीरे से या तेजी से सरका सकते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सदस्यता प्राप्त कर लें, जिससे नियमित वीडियोज आसानी से प्राप्त हो सके। आज के प्रश्नोत्तर पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख ले, जिससे नोट्स लिखने और समझने में आसानी हो सके।